आपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा कि नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षक में घूमते हुए पाए जाते हैं, लेकिन ये बात सही है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार कक्षक में चक्कर नहीं लगाते हैं। ये इनका जो चक्कर लगाने का तरीका है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इसका और हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म यदि देखें तो यदि हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यदि देखें तो वो यदि स्फेरिकल शेप में घूम रहा होगा, यदि वह स्फेरिकल शेप में घूम रहा होगा तो उसको हम कहेंगे एस ऑर्बिटल, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। उसके बाद यदि आप थोड़ा सा आगे चले, इससे थोड़ा जटिल फॉर्म या इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो ये पी ऑर्बिटल है, एक्स दिशा में कह सकते हो इसको आप, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं वाई दिशा में भी कह सकते हैं, ये हुआ हमारा एक्स दिशा, तो ये हुआ हमारा वाई दिशा। और ऐसे ही हम कह सकते हैं ये जेड ओरिएंटेशन में ऐसे घूम रहा है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। अब इससे भी यदि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चलें, यदि ये हमारा पी वाई हो, ये हमारा पी एक्स हो और ये हमारा पी जेड हो, अगला उसके बाद देखें तो डी का जो आकार होता है ये डबल डम्बल आकार होता है, आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ठीक है। तो डी यदि उससे भी कॉम्प्लेक्स है, किससे, पी से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा डी ऑर्बिटल वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमेंगे जैसे डबल डम्बल है, उसमें आसपास ऐसे ऐसे क्या होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। उसके पश्चात आता है एफ, जिसको हमने आपको चित्र में नहीं दिखा रखा है क्योंकि ये उससे भी जटिल रूप होता है। अब बात आती है कि ये जो ऑर्बिटल है इसका निर्धारण कहाँ से हुआ होगा, इनका जो निर्धारण है ये कहाँ से हुआ होगा, तो ये हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन से आया है। श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने क्या किया, हल किया, श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर। अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था इसके बारे में फिर से बतला देता हूँ यहाँ पर। श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया इसको, तो डी स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस और 8 पाई स्क्वायर बाई एम इंटू ई माइनस वी इंटू साइन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर साइन का कोई महत्व नहीं है, साइन जस्ट एक वैल्यू है, लेकिन यही को हम साइन स्क्वायर बोल दें तो साइन स्क्वायर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के स्पेस में, कौन से स्पेस में, 3D स्पेस में, 3D स्पेस में पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया ही जाएगा, पाए जाने की मैक्सिमम या अधिकतम प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी को बतलाता है। कौन, हमारा साइन स्क्वायर अधिकतम प्रायिकता को बतलाता है, इसी को हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको 3 वेरिएंट मिलते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर अपने को 3 वेरिएंट प्राप्त होते हैं। इसका नाम हमने n, l और m कहा। इन्हीं तीनों को हम क्वांटम नंबर से भी जानते हैं। ये जो n है ये हमारा क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। अगला जो संख्या है L, इसको हम एजीमुथल, इंग्लिश में एजी, इसको हम मेन क्वांटम नंबर कहेंगे इंग्लिश में, इसको एजीमुथल यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं, या इसी को आप कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं इनको। अगला जो क्वांटम संख्या है ये है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला हमारा क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे है इसके बारे में हमको जानकारी देने के लिए हमारे पास जो श्रोडिंगर का इक्वेशन था उसको हमने सॉल्व किया, तब जाकर के हमको इलेक्ट्रॉन के घूमने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में जानकारी मिली। अब श्रोडिंगर को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये 3 हमको वेरिएंट प्राप्त होते हैं जो हमको बतलाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक्चुअली में क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 क्वांटम संख्या इनके इक्वेशन को सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ, जिसके बारे में आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक और क्वांटम संख्या होता है जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, लेकिन ये इस इक्वेशन से नहीं आया था। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं ये भी जान लीजिए। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जो लोकेशन होती है, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में जो जानकारी दे, है ना। अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, ये इसके प्रोबेबिलिटी को बतला रहा है, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता को बतला रहा है, प्रोबेबिलिटी को बतला रहा है ना, प्रोबेबिलिटी को बतला रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा सकता है, अधिकतम संभावनाओं को बताता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को बतलाता है। कौन, हमारा क्वांटम संख्या यानी कि क्वांटम नंबर्स। तो ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। इन्हीं को हम ऑर्बिटल्स भी करके कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, है ना।
इन्हीं को हिंदी में ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ऑर्बिटल वह क्षेत्र है जहाँ ऑर्बिटल 3D क्षेत्र में वह जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। अब इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वांटम नंबर आता है ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमको बतलाता क्या है, सबसे प्रथम ये तो हमको पता होना चाहिए, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको आप मेन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम दर्शाते किससे हैं, तो इससे हम दर्शाते हैं n से, n। और ये n हमको क्या बतलाता है, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल को बतलाता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का साइज कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, ये इसके बारे में जानकारी देता है। और अच्छा से कहें तो ये हमको बतलाता है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितने दूर पर होगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को भी बतला सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बतलाता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बतलाता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यदि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल कहना का मतलब है कि फर्स्ट सेल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जैसे कि हम कहें ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस प्रकार से, तो n का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, 1। यदि हम कहते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में ऑर्बिट कर रहा है तो n बराबर हम क्या कहेंगे, 2। तीसरे सेल में ऑर्बिट कर रहा है तो क्या कहेंगे इसको, n बराबर 3। और ऐसे आप क्या करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। ये एक पूर्णांक संख्या होगी, कभी भी ये दशमलव में मान नहीं आएगा, नहीं इसका मान कभी भी निगेटिव में आएगा, इसका मान हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो n = 1 2 3 4 5 ऐसा आप बताएंगे। तो ये हमको किसके बारे में बतलाता है, नाभिक का नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी या साइज ऑफ ऑर्बिटल की साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है इसके विषय में बतलाता है। ठीक है, अब अगला जो आता है हमारा वो है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको आप L से प्रदर्शित करते हो, या जिसी को आप कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहा मैंने, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसके विषय में जानते हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं L से। और ये क्या बतलाता है, तो ये बतलाता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, की ऑर्बिटल का जो शेप है ये कैसा होगा, आकृति कैसी होगी ऑर्बिटल्स की। अब बार बार ऑर्बिटल शब्द आ रहा है तो ऑर्बिटल है क्या, तो 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बतलाता है हमारा कौन, ऑर्बिटल। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को बतलाता है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बतलाता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है n-1 के इक्वल, किसके इक्वल, n-1 के इक्वल। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है ये सब सेल के बारे में भी बतलाता है। अब ये सब सेल क्या होते हैं, तो इसी को हम SPDF करके नाम से जानते हैं। S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, सामने में जो आपको चित्र दिखाई दिया था इसका सब वही है। तो हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू, चलो n के लिए हम टेबल बना लेते हैं। ये रहा n, ये रहा हमारा L का वैल्यू, और यहाँ पर आप उसको सब सेल किस सेल के नाम से जानोगे इसके बारे में हम जानेंगे कि उसको आप किस से प्रदर्शित करोगे। तो जैसे कि हम n का मान 1 कहते हैं तो L का जो मान है ये किसके इक्वल था, याद करो, ये इक्वल था n-1 के, किसके इक्वल था, n-1 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, और इसको हम कहते हैं s ऑर्बिटल या s सब सेल, s सब सेल उपकक्षक। और n बराबर यदि हम रखते हैं 2 तो L का मान क्या हो जाएगा, 1 कम 1, इसको हम कहते हैं P सब सेल, P सब सेल। ठीक है, n का मान यदि 3 हो जाए तो L का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं D सब सेल। तो L का मान D के लिए हमेशा कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, तो इसके शेप के बारे में भी जान लो। इसका जो शेप होता है ये होता है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, ये कैसा रहता है, गोलाकार रहता है। और P का जो शेप होता है ये होता है आपका डंबल आकार। अच्छा, इसका जो ओरिएंटेशन है ये बदलने पर इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन है ये भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ओरिएंटेशन क्या होता है, तो एक अक्ष से झुकाव, जैसे कि मैं कहता हूँ ये मेरा Z एक्सिस, ये मेरा X एक्सिस, ये मेरा Y एक्सिस, ये हमारा X एक्सिस, ये हमारा Z एक्सिस और ये हमारा Y एक्सिस। हम यदि कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन P सब सेल में Z कक्षक में Z अक्ष से परितः घूम रहा है, तो Z अक्ष के परितः कैसे घूमेगा, वो इस प्रकार से वो क्या कर रहा होगा, रोटेशन मार रहा होगा, ऐसे जा करके ऐसे जा करके ऐसे, ये क्या हो रहा, रोटेशन मार रहा होगा। अब यदि इसी को हम कहें कि वो x डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो क्या कहोगे, इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे आप। ठीक, यदि y डायरेक्शन में घूम रहा है करके कहोगे तो कुछ इस प्रकार से इसका आप ऑर्बिटल को कहोगे।
और इन सब का हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, इन सब का हम कैलकुलेशन करते हैं, मेजर नहीं करते हैं, हम इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन से ही आता है, मेजरमेंट से या ऑब्जर्वेशन से नहीं आता है। तो ये बातें समझ आई। ऐसी सब डी का भी होता है, तो डी सब सेल इसको हम कैसे दिखाते हैं, तो ये डबल डंबल होता है, ये एक डंबल हुआ और ये दूसरा डंबल हुआ, तो डबल डंबल आकार इसका शेप होता है। और लास्ट में आता है n इज इक्वल टू 4 और इसका मान क्या हो जाता है 3, और d के लिए इसका जो l का मान है इसके लिए कितना हो जाता है 3, और इसको हम क्या कहते हैं f सब शेल, f सब शेल। और इसकी आकृति थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसकी आकृति के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो समझ आया हमको l क्या बतलाता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को बतलाता है, और इसका जो वैल्यू होता है ये किसके इक्वल होता है, तो n-1 के इक्वल होता है। और ये हमको सब सेल के विषय में भी बतलाता है जो SPDF है, इतने ही तक खोज हुआ है, आगे यदि खोज होता है तो उसका वैल्यू वैसा बताया जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक बातें। चलिए अच्छा, L का वैल्यू निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है अपने पास। L का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल को आप कह सकते हो कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग। इसको निकालने का दूसरा फार्मूला है L बराबर h/2 स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 इसके इक्वल होता है, जहाँ L का वैल्यू आप इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, L का वैल्यू आप इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इसके वैल्यू के लिए। अब इसी से संबंधित मान लो हमको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या रहा होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सेल में H सब सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, मान लो ये हमको कहता है, तो हम क्या आंसर देंगे इसका, तो चलिए देखते हैं। तो हमने पढ़ा है कि L बराबर क्या होता है h/2 कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग है, L कहेंगे नहीं, L तो यहाँ पर लिख चुके हैं। तो कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा h/2 स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1। अब देखिए कि S और S सब सेल के लिए L का जो मान है ये क्या है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान टोटल 0, क्या हो जाएगा 0। अब यदि इसको P के लिए बोलता तो L के स्थान पर आप क्या रखते 1 रखते, जैसे कि हमको P के लिए कहता, तो P के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको P के लिए क्या बोलते देखो, तो ये क्या होता हमारे लिए h/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1+1, यानी कि h/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यदि हमको D के लिए बोलता तो L के स्थान पर 2 रख करके बात करते, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाता है ये 3 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाता 3। यहाँ पर देखो D के लिए यदि हमको कहता तो क्या होता h/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहते हैं जी 2 इंटू 2+1, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो h/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये अलग अलग ऑर्बिटल के लिए कक्षीय कोणीय संवेग जो है ये क्या होगा, अलग अलग होगा। कक्षीय संवेग लिख दिया यहाँ पर, कक्षीय कोणीय संवेग होगा, कक्षीय कोणीय संवेग। तो ये बात होती है L के लिए। अब आगे हम बात करेंगे M के लिए कि M का वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे इसके बारे में। तो चलिए इतनी बातों को नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। करते हैं M के लिए। M क्या है हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित किससे करते हैं, तो M से दिखाते हैं इसको। और ये हमको क्या बतलाता है, ये हमको क्या बतलाता है, तो ये हमको बतलाता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, यानी कि का जो वैल्यू होता है ये -L इक्वल और +L तक रहता है, -L से +L तक इसका वैल्यू फाइंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इन ऑर्बिटल इज गिवन सब सेल, यानी कि हम कहने का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सब सेल, यानी कि दिए गए सब सेल में जो ऑर्बिटल्स की संख्या होगी ये कितनी होगी, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम फाइंड करेंगे 2L+1 से। जैसे कि हमको कहता है कि S ब्लॉक में, S सब सेल में, सॉरी S ब्लॉक कहता हूँ, S सब सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी, ये कैसे पता लगाएं, तो S के लिए वैल्यू कितना होता है L का 0, 2 इंटू +1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, यानी कि S में कितने ऑर्बिटल रहेंगे 1 ऑर्बिटल। ठीक है, P के लिए बात करें, P सब सेल में तो क्या होगा इसका वैल्यू, P सब सेल में हम कहें तो 2 इंटू 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये इस प्रकार से आप इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे कि कितने में कितना होगा।
चाहो तो डी के लिए भी निकाल करके दिखा देते हैं। डी सब सेल के लिए क्या होगा, ये डी सब सेल के लिए क्या होगा 2 × 2 + 1 यानी कितना हो गया 5। और एफ के लिए बात करोगे, एफ सब सेल के लिए तो क्या हो जाएगा ये 2 × 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा ये 7, 1 3 5 7। अब ये कैसे फाइंड करते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं एन का, इधर हम बना लेते हैं एल का, और इधर हम बना लेते हैं एम का, और इधर हम लास्ट में उसके ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। ऑर्बिटल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में। जैसे कि हमने कहा n का वैल्यू 1 हो गया तो l का वैल्यू क्या था 0, तो m का भी वैल्यू क्या होगा 0। और इसके लिए हमने इसका नाम क्या दिया था सब शेल का, याद कीजिए, सॉरी यहाँ पर नहीं करना चाहिए, सब शेल का नाम क्या था यहाँ पर एस के लिए इसका मान 0। तो इसमें हम ऑर्बिटल्स की संख्या कितने बताए आपको 1, तो ऑर्बिटल्स की संख्या कैसी होगी, कुछ इस प्रकार से होंगी। ठीक, दूसरा n का वैल्यू 2 हो जाए, n का वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये किसके लिए था p सब शेल के लिए। तो यहाँ m का वैल्यू क्या होगा -1 0 और ये +1, तीन वैल्यू क्या कहा मैंने -l से +l, तो -1 0 +1, एक वैल्यू आया -1 0 +1, तो इसमें 3 क्या होंगी ऐसे ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये होगा -1 के लिए, ये होगा 0 के लिए, ये होगा किसके लिए +1 के लिए। ठीक, इसी को तुम लोग px py pz ऐसा करके बोल देते हो, है ना। और इसी में हम n का वैल्यू 3 रखें तो क्या होगा l का वैल्यू 2, और ये किसके लिए था d के लिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 एवं +2। तो यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे इसको, इस प्रकार से 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, ये -2 -1 0 +1 +2 ऐसे बतलाएगा। और लास्ट है n बराबर 4 हो जाए तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और f कहलाता है ये सब सेल, तो ये किसके इक्वल होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 एवं +3। तो इसके लिए ऑर्बिटल्स कैसे बनाओगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, गिन लीजिए 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये इस प्रकार से ऑर्बिटल्स की रचना होती है। ये ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर सभी को, कैसे बनाया जा सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ लिखते हैं और समझाते हैं आपको कि किसके लिए क्या क्या वैल्यू हो सकता है इसके बारे में। तो नोट डाउन करो इतनी को लिखते हैं, जहाँ पर यहाँ पर हम लिखते हैं n, ये हमको बतलाता है l, और इधर हम बताएंगे सब शेल के विषय में, जो हमको क्या बतलाएगा m, सब शेल, ये हमारा रहेगा सब शेल। ठीक, सब शेल जिसको हम m कहते हैं, और ये किसके वैल्यू के बराबर होता है, तो -l m + l, यहाँ तक का रहता है इसका वैल्यू। सॉरी ये वाला लाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं सॉरी इसको मिटा देता हूँ, ये वाला लाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये हमको ये वाला लाइन दिख रहा होगा, m सब शेल को बतलाएगा, और ये किसको बतलाएगा -l m l + l। ये दिखा मान यदि 1 हो जाए, n का मान यदि 1 हो जाए तो l का मान 0, और इसको आप क्या कहते थे s, क्या कहते थे हम s, और यहाँ पर m का भी वैल्यू क्या होगा 0, तो इसको हम क्या कहेंगे 1s, इसको हम क्या कहेंगे 1s, क्योंकि 1 इसका और s इसका। अगला बढ़ते हैं, n का वैल्यू यदि 2 हो जाए तो l का वैल्यू क्या होता था 1, इसको हम क्या कहते थे p सब शेल। तो यहाँ पर अपने पास 3 वैल्यू आती थी, कौन कौन सा, -1 0 +1, -1 0 +1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 के वैल्यू है तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है, एक तो आएगा हमारे पास 0, और एक क्या आएगा हमारे पास -1 0 और +1। ठीक है, 2 वैल्यू आएंगी इसकी, l की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी 0 और 1, l की 2 वैल्यू आएंगी 0 और 1। तो 0 किसके लिए s के लिए, और इसके लिए कितना 2s, और ये हमारा क्या कहलाएगा 2p। इसको आप ऐसे ऑर्बिटल में दिखलाते थे, याद कीजिए, इसको आप ऐसे ऑर्बिटल में दिखाएंगे, ये 2s, ये हमारा 1s, ये हमारा 2p। ठीक, अगला बात करते हैं, n का वैल्यू यदि कितना हो जाए 3 हो जाए, n का वैल्यू 3 हो जाए तो क्या होगा, गिनिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 1 और 2, यानी कि s p d। तो s के लिए इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसके लिए क्या होगा -1 0 +1, इसका क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा 3s, ये क्या कहलाएगा 3p, और ये क्या कहलाएगा 3d। तो ये हमारा हुआ 3s, ये रहा हमारा 3p,
और ये रहा हमारा 3D 1 2 3 4। ठीक, यहाँ तक समझ आया? क्लियर? हर एक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं यह बाद में बताएंगे, अभी केवल ऑर्बिटल्स का रचना करते चलो। आगे बढ़ते हैं हम। n का वैल्यू 4 रखते हैं, n का वैल्यू 4 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2 एवं 3। ये क्या कहलाएगा S P D F। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 -1 0 +1। इसका वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। अगले वाले का -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे वैल्यू 3s 3p, और इसको हम क्या कहेंगे 3d, और इसको हम क्या कहेंगे 3f, सॉरी 3d कहते हैं जी, 4 4 आएगा 4s 4p 4d 4f। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे 4s, ये रहा हमारा 4p, ये रहा हमारा 4d 1 2 3 4, और यह रहा हमारा 4f 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये रहा हमारा 4f। अब यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और हमसे अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, इसके बारे में बताना आप। ठीक है, तो हाउ मेनी सब सेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n = 3। चलिए पहले इस सबको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे बराबर 3 वाले n = 3 में कितने ऑर्बिटल्स एवं सब शेल उपस्थित हैं, सब शेल उपस्थित है, इसको बतलाओ। चलिए क्या कहा मैंने, n बराबर जहाँ पर क्या हो, n का वैल्यू क्या हो 3 हो, तो n बराबर 3 में कितने ऑर्बिटल्स एवं सब शेल उपस्थित है ये हमको जानकारी दीजिए। तो गिने n बराबर 3 में कितने सब शेल है, तो n बराबर 3 में सब शेल 1 2 और 3, तो सब शेल की संख्या कितनी 3, सब शेल की संख्या कितनी 3। अब उसके अंदर ऑर्बिटल्स को गिनो तो 1 इसका हो गया, 3 इसका हो गया और 5 इसका हो गया, तो गिन लो। सब सेल के बाद हमारे पास ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो 1 तो इसका हो गया, 3 इसका हो गया और 5 इसका हो गया, तो कितना हुआ टोटल 9। तो इसको एक फार्मूले से दिखाया जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल, तो कितना होगा, तो ये होगा n² के बराबर। किसके बराबर, n² के बराबर। चाहो तो आप गिनो, चाहो तो आप डायरेक्ट लिखो, चाहो तो आप डायरेक्ट लिखो। अब इसी को क्वेश्चन को कहता है कि n बराबर 4 में बतलाइए कि कितने ऑर्बिटल्स और कितने सब सेल उपस्थित है। तो गिनिए n बराबर 4 में सब सेल्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो सब सेल की संख्या 4, सब सेल की संख्या कितनी 4, सब सेल की संख्या कितनी 4। और ऑर्बिटल्स की संख्या गिनिए, ऑर्बिटल्स की संख्या, ऑर्बिटल्स की संख्या गिन लीजिए। तो 1 ये हुआ, 3 अगला वाला हुआ, 5 ये हुआ और 7 ये हुआ, तो कितना हुआ 7 5 12 3 15 और 1 16, तो वही आ रहा है। देखिए n², तो n मतलब 4 था, तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16। तो आप इस तरह किसी भी ऑर्बिटल के बारे में यदि पूछा जाएगा कि n बराबर यदि 2 तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप उसका स्क्वायर करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि n बराबर 2 दिया तो कितने ऑर्बिटल्स 4, n बराबर 1 दिया तो 1 का स्क्वायर 1, तो इस प्रकार से आप ऑर्बिटल्स की संख्या निकाल पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, यानी हिंदी में कहें तो कक्षक में पाए जाने वाले उपकक्षक की संख्या या कोश में पाए जाने वाले उपकोश की संख्या, पाए जाने वाले उपकोश की संख्या, उपकोश की संख्या। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा इक्वल n के। जितना आपका n का वैल्यू रहेगा उतना ही सब सेल रहेगा। जैसे n का वैल्यू 4 कहते हैं तो 4 सब सेल होंगे, n का वैल्यू 3 कहते हैं तो 3 सब सेल, ऐसे। और दूसरी बात, कोश में पाए जाने वाले, कोश में नहीं ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ऑर्बिटल्स में नहीं यार, ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं, कोश में पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या, कोश कहो कक्षक कहो एक ही बात है, कोश में पाए जाने वाले ऑर्बिटल की संख्या, पाए जाने वाले ऑर्बिटलों की संख्या, ऑर्बिटल्स नहीं कहेंगे, ऑर्बिटलों की संख्या, ये किसके इक्वल होगी, तो ये इक्वल होगी हमारे n² के।
किसके इक्वल होगी, एन स्क्वायर के। अभी आपने देखा कि एन बराबर 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16, आपने गिन करके भी देख लिया, सब प्रकार से गिन लिया, तो ये रिजल्ट अपने को लास्ट में देखने को मिला। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन हम अगला क्वांटम नंबर पढ़ते हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि ये कैसे काम करता है। तो नोट डाउन करो इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, लास्ट क्वांटम नंबर अपना बचता है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको आप चक्रण क्वांटम संख्या भी कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये हमको क्या बतलाता है, तो ये हमको बतलाता है इलेक्ट्रॉन चक्रण दिशा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। ये है चक्रण क्वांटम संख्या। ये स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है इसके बारे में बतलाता है। तो ये हमारे श्रोडिंगर के इक्वेशन से नहीं आया था, ये बाद में डेवलप हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की किस दिशा में घूमना चाहिए। तो इसको हम दर्शाते हैं किससे, तो इसको हम दर्शाते हैं एस से। स्पिन क्वांटम नंबर को दर्शाते हैं किससे, एस से। और इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक है हमारा +½ और दूसरा है हमारा -½ ठीक है, एक का वैल्यू +½ दूसरे का वैल्यू -½ +½ कब होगी, जब क्लॉकवाइज घूमेगा, और -½ कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या कहा मैंने, एस का वैल्यू +½ कब होगा, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और एस का वैल्यू -½ कब होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये क्या है, क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, लेकिन ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। आप किसी को भी ले सकते हो, यदि आप इसको क्लॉकवाइज लेते हैं, +½ को आप क्या करते हो, यदि -½ को आप क्लॉकवाइज ले लेते हो, ठीक है, -½ को आप क्लॉकवाइज, सॉरी उल्टा ले दिया, इस प्रकार से लेते हो, तो +½ को कैसे लोगे, जिसका इसका अपोजिट, तो अपोजिट कैसे, ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी को भी कुछ कुछ भी ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि यदि आप इसको +½ को यानी कि -½ को क्लॉकवाइज लिए हो, तो +½ को क्या लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आई। तो ये रहा हमारा क्वांटम नंबर्स। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत हमको क्या कहता था, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम कैसे होता है और किसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है, ये हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, तो आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।